हुआ तो तारों का बनना शुरू हुआ था, जिसमें केवल हाइड्रोजन गैस ही मौजूद थी। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, तुझे ये सब कैसे पता? इंजीनियर हूँ और इंजीनियर को सब पता होता है सिवाय इंजीनियरिंग के। अभिमन्यु आगे बढ़ते हुए कहता है, वैज्ञानिक हबल ने अपनी एक थ्योरी में ये बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उस समय हबल को भी अपने कहा पहले सिर्फ अंधकार था, मतलब ये पृथ्वी भी नहीं थी। जितना मैंने पढ़ा है कि आज से 13.7 से 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। उस समय ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद था। तारों और ग्रहों का किसी का भी उस समय कोई अस्तित्व तक नहीं था। जब ब्रह्मांड अपने जन्म से 100 मिलियन साल पुराना हुआ तो तारों का बनना शुरू हुआ था, जिसमें केवल हाइड्रोजन गैस ही मौजूद थी। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, तुझे ये सब कैसे पता? इंजीनियर हूँ और इंजीनियर को सब पता होता है सिवाय इंजीनियरिंग के। अभिमन्यु आगे बढ़ते हुए कहता है, वैज्ञानिक हबल ने अपनी एक थ्योरी में ये बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उस समय हबल को भी अपने इस असाधारण खोज के मायने स्पष्ट नहीं थे। इस मुद्दे पर जॉर्ज ले माइत्रे और जॉर्ज गैमो ने गंभीर प्रयास किए। इन दोनों के अनुसार यदि आकाश गंगाएं बहुत तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतीत में किसी समय जरूर ये आकाश गंगाएं एक साथ रही होंगी। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा? कैसे आपकी सेल बढ़ेगी? रही होंगी। युग खुद से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जिन आकाश गंगाओं को अभी हम देखते हैं, पहले वो एक साथ थे। 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्य एक ही बिंदु पर एकत्रित रहा होगा। उस समय उस बिंदु का घनत्व असीमित था और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी सूक्ष्म बिंदु में समाहित था। वैज्ञानिकों ने इसे गुरुत्वीय विलक्षणता नाम दिया था। किसी अज्ञात कारण से इस बिंदु से एक तीव्र विस्फोट हुआ था, जिस कारण समस्त द्रव्य इधर उधर छिटक गया था, जिससे ब्रह्मांड का बनना और विस्तार शुरू होने लगा। इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्फोट का नाम दिया गया। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी इस बात को समझाया है कि कछुआ फिर अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, अरे ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अरे ये वही है ना जो कुछ सालों पहले गुजर गए हैं, वो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे। युग भिन्नाते हुए कहता है, वो हमेशा चेयर पर बैठे रहते थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर के मूवमेंट करने और कम्युनिकेशन करने का पावर समाप्त हो जाती है। तुझे पता है स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता था। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है यार? युग आगे बताते हुए कहता है, हाँ बेटा, और इतना ही नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि उनकी बीमारी ने उन्हें वैज्ञानिक बनने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। बीमारी से पहले वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बीमारी के दौरान क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि वो बस 1-2 साल तक जी पाएंगे, पर उन्होंने डॉक्टर की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था और 76 साल पूरे होने के बाद उनका देहांत हो गया था। युग की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए थे। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, स्टीफन हॉकिंग ने भी समझाया था कि लगभग 14 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था, तब अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई थी। फिर वो बिंदु मचलने लगा, मतलब कंपन करने लगा। अचानक से उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु में विस्फोट होने लगे। उस बिंदु के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। विस्फोट ने महाविस्फोट का रूप ले लिया। इस महाविस्फोट से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और अभी भी ब्रह्मांड फैल ही रहा है। इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी सांस लेता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, पर क्या आप जानते हैं वेदों में और पुराणों में क्या लिखा है? उनके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि यक्षिणी की कहानी लिखने के बजाय मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि यक्षिणी की कहानी समझने के लिए हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, क्योंकि यक्षिणी ब्रह्मांड में उपस्थित अनेक लोक में से ही किसी एक लोक से आई है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु रुक जाता है। बिंदु अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, तू रुक क्यों गया अभिमन्यु? आगे पढ़ना और बता वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, हिंदू धर्म के अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया गया है। यदि मैं बात करूं शिव पुराण की, तो उसके अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ नाद का अर्थ है ध्वनि और बिंदु का मतलब है प्रकाश। इसे अनाहत या अनहत की ध्वनि कहते हैं, मतलब वो ध्वनि जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं हुई हो। ये ध्वनि आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदू धर्म में ओम के रूप में व्यक्त किया जाता है। कछुआ अपना बड़ा समूह करते हुए कहता है, तो अच्छा यहाँ से आया था ओम। अभिमन्यु पढ़ना जारी रखता है, वेदों के अनुसार ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचाता गया। उसका होना ही इतना जबरदस्त था कि सब कुछ होता गया। हमारी आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। ये ब्रह्मांड पंच कोशों वाला है, जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा ये तीन तत्व हैं। ब्रह्मा शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फुट पड़ना होता है। ब्रह्मा वह है जिससे संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें ये फूट पड़े हैं। दुनिया की उत्पत्ति, स्थिति और विकास का कारण ब्रह्मा ही है। जिस तरह मकड़ी स्वयं में से जाले को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी स्वयं में से स्वयं ही विश्व का निर्माण करता है। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी सांस लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ने ब्रह्मांड बनाया है, जिसमें पृथ्वी का भौतिक वातावरण और मानव भी शामिल है। आधुनिक मुस्लिम समूहों ने अल समामा शब्द की व्याख्या करने की वकालत की है, जिसे पारंपरिक रूप से आकाश और सात आकाश दोनों के संदर्भ में माना जाता है। इसके बजाय ब्रह्मांड को समग्र रूप से संदर्भित करता है। वहां पर मौजूद सभी लोग अभिमन्यु को एकटक नजर से देख रहे थे और उसकी बातें गौर से सुन रहे थे। अभिमन्यु पढ़ते हुए कहता है, प्राचीन ईसाइयों के अनुसार ब्रह्मांड एक सपाट डिस्क के आकार की पृथ्वी से बना था, जो पानी के ऊपर तैर रही थी। इसके ऊपर स्वर्ग और नीचे अधोलोक था। कई धर्मों के लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड की आवश्यक रूप से एक शुरुआत होनी चाहिए। इनका मानना है कि दुनिया एक दिन शुरू हुई थी और एक दिन खत्म हो जाएगी। इसे बाइबल में एपोक्लिप्स कहा गया है। वहीं अरस्तु एवं अन्य यूनानी दार्शनिकों की धारणा थी कि ये संसार सदैव अस्तित्व में था और रहेगा। इतना कहकर अभिमन्यु फिर रुक जाता है। युग चिढ़ते हुए कहता है, अभिमन्यु तूने बीच बीच में बहुत रुकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब तक पढ़ता रहेगा। मुझे पढ़ने दे अब। तू बहुत देर से पढ़ रहा है ना, तो थक भी गया होगा। इतना कहकर युग अभिमन्यु के हाथों से वो पेज ले लेता है और पढ़ने लग जाता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो ब्रह्मांड के बारे में था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्योंकि इसी ब्रह्मांड के अंदर कई लोक हैं और उन्हीं लोक में से एक लोक के अंदर यक्षिणी रहती थी, जहाँ से वो आई थी। यक्षिणी के लोक के बारे में जानने से पहले हमें दूसरे लोक के बारे में जानना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया में 10 लोक हैं। युग ने इतना कहा ही था कि तभी अभिमन्यु युग को टोकते हुए कहता है, लगता है तुझसे पढ़ने में गलती हो गई है। जितना मैंने पढ़ा है, हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया में 3 लोक हैं। पहला है स्वर्ग लोक, जहाँ पर देवता रहते हैं। दूसरा है भूलोक, जहाँ पर मानव जैसे नश्वर जीवों का वास है। तीसरा है पाताल लोक, जहाँ पर असुर, नागा और भटकती आत्माओं का वास है। युग पेज को देखते हुए कहता है, नहीं यार, इसमें 10 ही लिखा हुआ है, शायद तूने उनके बारे में नहीं पढ़ा हो। युग वापस से पेज पढ़ना शुरू कर देता है। इस दुनिया में 10 लोग हैं, पर आमतौर पर लोग सिर्फ 3 लोग के बारे में ही जानते हैं, और उसमें भी उन्हें लगता है कि स्वर्ग लोक सबसे ऊपर होता है, पर ऐसा नहीं है। इन 10 लोक की श्रेणी में स्वर्ग लोक 5वें स्थान पर आता है। सबसे ऊपर जो लोक है वह है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। इस लोक को ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा के साथ सत्यलोक में सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक हस्तियां रहती हैं, जिन्होंने अनंत काल तक तपस्या करने और भौतिक जगत से मोह छोड़ने के बाद इस लोक में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बिंदु बीच में ही युग को टोकते हुए कहती है, भौतिक जगत मतलब हमारी दुनिया। इसका मतलब पहले ब्रह्मा जी भी हमारे ही लोक में रहते थे। कायर कहता है, लगता तो ऐसा ही है, और हाँ, वो भी अपनी अर्धांगिनी सरस्वती जी के साथ। युग आगे बढ़ते हुए कहता है, दूसरा लोक है तपोलोक, जो सत्यलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। तपोलोक में चारों कुमार सनद, सनक, सनंदन और सनातन रहते हैं। कछुआ बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, यार ये चारों कुमार कौन है? कोई राजकुमार है क्या? और ये योजन क्या है? युग पेज पढ़ते हुए कहता है, यार इन चारों के बारे में तो इसमें नहीं लिखा है, पापा ने सीधे अगले लोक के बारे में लिखा है। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, अरे मुझे याद आया कछुए, ये चारों कुमार कोई राजकुमार नहीं, बल्कि भगवान विष्णु जी के पहले अवतार माने जाते थे। ये चारों कुमार ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। इन्हें कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनश्वर है, मतलब इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनका शरीर मात्र 5 साल के बच्चे का है।
अपनी पवित्रता के कारण ये कुमार ब्रह्मलोक और भगवान विष्णु जी के स्थान वैकुंठ में आराम से आ जा सकते थे। कछुआ हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, तुझे कैसे पता ये सब? अभिमन्यु शर्माते हुए कहता है, अब थोड़ी बहुत धर्म की जानकारी मुझे भी है, मैंने भी पढ़ा है, आखिर अभिमन्यु हूं मैं, भूलो मत। युग वापस से पेज पढ़ते हुए कहता है, तीसरा है जनलोक, जो तपोलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। इस लोक में विराज नामक देवगण निवास करते हैं। जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। इस लोक पर रहने वाले महर्षियों द्वारा अलग अलग लोक पर जाने की गति इतनी अधिक थी कि आधुनिक विज्ञान भी उसे समझ नहीं सकता है। महान भृगु मुनि भी इसी लोक में ही रहते हैं। इस स्थान पर रहने वाले लोगों की जीवन आयु ब्रह्मलोक के 1 दिन के बराबर अर्थात 4.32 अरब वर्ष है। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? जीवन आयु 4.32 अरब वर्ष? मतलब वो लोग अरबों साल तक जिंदा रहते हैं। मैं तो ना अपनी वर्चू जी को लेकर उसी लोक में सेटल हो जाऊंगा, फिर हम 100 साल से भी ज्यादा जी पाएंगे। बूढ़े होने में 2 अरब साल तो लग ही जाएंगे। तब तक पता नहीं हम वहां मिलकर कितने बच्चे पैदा कर लेंगे। एक लोक तो फिर हम खुद ही अपना अलग बना लेंगे और नाम रखेंगे उसका वर्चू छवा लोक। कायर बिदकते हुए कहता है, वर्चू छवा लोक, ये कैसा नाम है ना एंटीक नाम? कैसे नहीं होगा, मैंने अपना और अपनी वर्चू जी का नाम मिलाकर जो बनाया है। वर्चस्विनी का वर्चू और कछुआ का छवा को मिला देंगे तो हो जाएगा ना वर्चू छवा। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कछुए तू ना अपनी बकवास बंद कर, जब देखो बक करते रहता है। युग तू आगे पढ़ना, मैं तो यक्षिणी के लोक का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से। पता नहीं आखिर उनके लोक में क्या खास बात होगी। युग आगे पढ़ते हुए कहता है, जनक लोक से नीचे है स्वर्ग लोक। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस लोक में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। बौद्ध धर्म में इन 33 करोड़ देवी देवताओं को त्रया त्रिंसत कहा जाता है। अभिमन्यु युग को बीच में ही टोकते हुए कहता है, युग, यहाँ पर तेरे पापा से भी लिखने में गलती हो गई है। वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता होंगे। धर्म ग्रंथों में देवताओं की 33 कोटि बताई गई है, करोड़ नहीं। मैं समझाता हूँ कैसे। जिस प्रकार एक ही शब्द को अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने पर अर्थ भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार देव भाषा संस्कृत में कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। संस्कृत में कोटि का मतलब प्रकार और करोड़ दोनों होता है, पर यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। अगर हम धर्म ग्रंथों को खंगालेंगे तब भी कुल 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इन 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तूने तो कुछ ज्यादा ही शास्त्रों को पढ़ लिया है यार, इतना तो मुझे भी नहीं पता। युग पढ़ना जारी रखता है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र है। स्वर्गलोक पृथ्वी के बीचों बीच स्थित मेरु पर्वत पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। पश्चिमी देशों में इस स्थान को हेवन और इस्लाम में जन्नत कहा जाता है, जिसका जिक्र अन्य बहुत सी सभ्यताओं में मिलता है। अभिमन्यु एक्साइटेड होते हुए कहता है, यार तुम्हें पता है, मैंने पढ़ा है कि स्वर्गलोक में कई अलौकिक वस्तुएं हैं, जिनमें आसमान में उड़ने वाले दैवीय विमान, समुद्र मंथन से उपलब्ध हुई कामधेनु गाय भी है। कहते हैं कि वहाँ पर एक चमत्कार कल्प वृक्ष भी है, जो लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। कछुआ फिर बीच में बोल पड़ता है, फिर तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। उस जादुई कल्प वृक्ष से अपनी वर्चू जी को मांगूंगा और वो मुझे मिल जाएगी। पटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितनी अभी करनी पड़ रही है। कायर हंसते हुए कहता है, कछुए उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा, पर मरने के बाद भी तू स्वर्गलोक नहीं जा पाएगा, पता है क्यों? कछुआ झट से पूछता है, क्यों? कायर ठहाका मारते हुए कहता है, क्योंकि स्वर्ग में वो लोग जाते हैं जिन्होंने पुण्य किए हो, और तू तो बहुत बड़ा पापी है। तुझे तो 100% नरक ही मिलेगा, जहाँ पर तुझे खौलते हुए तेल में तला जाएगा। कछुआ भी कायर के मजे लेते हुए कहता है, खौलते हुए तेल में मुझे तला जाएगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि यदि कल से तू बिंदु की दुकान के पास भी भटका तो तुझे जरूर खौलते हुए तेल में तल दिया जाएगा। अपनी बेइज्जती होती देख कायर चुप हो जाता है। योग आगे बढ़ते हुए कहता है, Drew, get ready. Let's go shopping. अरे यार, आज तो ये कहता है, छठवां लोक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है भुवर लोक। इसमें मनुष्य से थोड़ा ऊपर और देवताओं से नीचे की श्रेणी वाली शख्सियत रहती है। ये लोग देवताओं के संपर्क में रहते हैं और मनुष्य लोक में भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। इतना कहकर युग एक लंबी आह भरता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, भुवर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है ध्रुव लोक, जहाँ पर आकाश गंगाओं विभिन्न तारामंडलों का स्थान है। हर लोक में वैकुंठ नामक दूध का सागर होता है, जहाँ भगवान विष्णु श्वेत द्वीप नामक द्वीप पर रहते हैं।
ध्रुव लोक में वैकुंठ पूर्वी दिशा में स्थित है, जिसे क्षीरोदित्य विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं जब सभी लोग नष्ट हो जाएंगे तब भी ध्रुव लोक का अस्तित्व बरकरार रहेगा। युग पढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए युग पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। युग को अचानक से रुकता हुआ देखकर बिंदु पूछती है, क्या हुआ युग, तू पढ़ते पढ़ते रुक क्यों गया? जल्दी पढ़ना और मुझे यक्षिणी के लोक के बारे में बता। युग बिंदु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके पीछे कोई नहीं था सिवाय रूम नंबर 666 के, जिसके अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। युग को लग रहा था जैसे कोई उस अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ हो और उनकी सारी बातें सुन रहा हो। युग के मन में आता है कि वो एक बार कमरे के अंदर होकर आए, पर वो कोई फैसला कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, अरे युग तो रुक क्यों गया? मजा आ रहा था यार, अभी मुझे बोल रहा था कि मैं बहुत रुक रुक कर पढ़ता हूँ और अब खुद को देख रुक गया। युग रूम नंबर 666 के अंदर ध्यान नहीं देता और वापस से पढ़ने लग जाता है। 8वां लोक सप्तऋषि लोक है, जो ध्रुव लोक से 1 लाख करोड़ योजन नीचे स्थित है। इस लोक में सप्तऋषि निवास करते हैं, इसी कारण इसे सप्तऋषि लोक कहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 7 ऋषियों का समूह अनंत काल से इस लोक में रहता है। 9वां लोक है नश्वर लोक, जिसे भूलोक भी कहा जाता है। युग पढ़ ही रहा था कि कछुआ उसे फिर टोकते हुए कहता है, भूलोक मतलब ये वही लोक है ना जहाँ पर हम रहते हैं, अपना पृथ्वी लोक? अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, हाँ ये वही लोक है जहाँ पर तुझ जैसे पापी रहते हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। युग पढ़ना जारी रखते हुए कहता है, भूलोक में पाप और पुण्य के फेरे में उलझे इंसान रहते हैं, जो पूरी तरह देवताओं और ईश्वर की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 10वां लोक है पाताल लोक। असुरों के शासन में पाताल लोक का संचालन होता है। इस स्थान पर भी नकारात्मक ताकतें निवास करती हैं, जिनका स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता भूलोक से होकर गुजरता है। बिंदु बिचकते हुए कहती है, यार युग तूने तो 10 लोक के बारे में पढ़ लिया, पर अभी तक तो इसमें यक्षिणी के लोक के बारे में जिक्र ही नहीं किया तेरे पापा ने। मुझे तो लग रहा था 10वां लोक ही यक्षिणी का लोक होगा, पर वो तो पाताल लोक निकला। फिर यक्षिणी का कौन सा लोक है? कायर जानबूझकर बिंदु का साथ देते हुए कहता है ताकि बिंदु की नाराजगी कम हो जाए। हाँ युग, मुझे भी यही लग रहा था कि 10वां लोक यक्षिणी वाला होगा। बिंदु कायर से अपनी नजरें फेर लेती है। युग कायर और बिंदु को टोकते हुए कहता है, रुको तो यार, तुम वहां पढ़ने तो दो मुझे पहले पूरा। अगर पापा ने शुरू में कहा था कि यक्षिणी का कोई सा लोक होता है तो जरूर इसमें उसके बारे में लिखा होगा। युग वापस से पेज पढ़ते हुए कहता है, ये तो थे 10 लोक जिसके बारे में ग्रंथों में बताया है, पर अब मैं आपको एक ऐसे लोक के बारे में के बारे में कहीं नहीं लिखा और उस लोक का नाम है यक्षिण लोक। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अच्छा तो यही वो लोक है जहाँ से यक्षिणी आई थी। युग पढ़ना जारी रखता है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। यक्षिण लोक में यक्ष और यक्षिणी रहा करते हैं। इस लोक में रहने वाले पुरुषों को यक्ष और स्त्रियों को यक्षिणी कहा जाता है। इनके पास कई अलौकिक शक्तियां और ताकतें होती हैं। ये एक प्रकार से प्रेती हैं जो भूमि में गड़े हुए गुप्त धन के रक्षक हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। युग पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। अभिमन्यु कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गया? युग कहता है, यार आगे के वर्ड समझ में नहीं आ रहे कि क्या लिखा हुआ है, इनकी इंक निकल गई है। कायर कहता है, अरे उसे छोड़ आगे पढ़ना, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, वही पढ़ दे। युग उन पेज को अपनी आंखों के नजदीक लाकर पढ़ते हुए कहता है, भक्षानर, भक्षानर। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? भक्षानर? ये क्या होता है? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? भक्षानर? ये क्या होता है अब? अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार ये भक्षानर का नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। युग और उसके दोस्त भक्षानर के बारे में कुछ और सोच पाते उससे पहले ही रूम नंबर 666 का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लग जाता है।
रूम नंबर 666 का दरवाजा अपने आप चरमराने लग गया था। कछुआ दरवाजे को देखते हुए हकलाते हुए कहता है, यार ये भक्षानर का नाम लेते ही दरवाजे को क्या हो गया? कहीं यक्षिणी आ तो नहीं गई? कछुए की बात का कोई कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि दरवाजे को अपने आप हिलता हुआ देखकर सबकी जान वैसे ही हलक में आ गई थी। अभिमन्यु को लगता है कि कमरे के अंदर जो खिड़की लगी हुई थी उससे हवा के झोंके आ रहे होंगे, तभी दरवाजा हिल रहा होगा। यही देखने के लिए वो कमरे के अंदर झट से घुस जाता है। युग अभिमन्यु को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि उससे पहले ही अभिमन्यु कमरे के अंदर घुस गया था। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, यार ये अभिमन्यु बिना बताए कमरे के अंदर क्यों चला गया? इसे ऐसे कमरे के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बिंदु डरते हुए कहती है, युग अभिमन्यु को लेकर आ युग, वरना पता नहीं वो यक्षिणी उसके साथ क्या करेगी। भूलो मत यक्षिणी को इसी कमरे में कैद किया गया था, कहीं वो अभिमन्यु को भी कैद न कर दे। अभिमन्यु को लेने के लिए युग भी अंधेरे कमरे के अंदर घुस जाता है। जब अभिमन्यु कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर अब जरा सा भी उजाला नहीं था। गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ था। अभिमन्यु जैसे तैसे अपना अंदाजा लगाकर टेबल के पास पहुंचता है जहाँ पर खिड़की बनी हुई थी। जब अभिमन्यु वहां पर पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। जो खिड़की युग ने उजाले के लिए खोली थी वो बंद हो चुकी थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है कि खिड़की अपने आप बंद कैसे हो गई? इसे तो मेरे सामने युग ने खोला था, और यदि ये बंद है तो हवा के झोंके कहाँ से आ रहे हैं? दरवाजा अपने आप इतनी तेज हिल कैसे रहा है? अभिमन्यु के दिमाग में ये सब सवाल चल ही रहे थे कि तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अभिमन्यु घबरा जाता है। वो डर डर कर पीछे मुड़ने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका हाथ और किसी ने नहीं, युग ने पकड़ा हुआ था। युग हड़बड़ाते हुए कहता है, तू बिना बताए अंदर क्यों आ गया ऐसे? जल्दी बाहर चल। अभिमन्यु अपने हाथ से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यार ये खिड़की अपने आप बंद कैसे? अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी दरवाजा जोरों से अपने आप खुलने और बंद होने लग जाता है, जिसे देखकर अभिमन्यु की बोलती बंद हो जाती है। युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जल्दी बाहर चल, वरना वो यक्षिणी हमें इसी कमरे के अंदर बंद कर देगी। लगता है वो नहीं चाहती कि हम उसकी कहानी जाने, तभी वो ये सब कर रही है। इतना कहकर युग अभिमन्यु को लेकर दरवाजे की ओर जाने लग जाता है। वो दोनों फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग वो ड्राफ्ट पेपर उसके नजदीक खड़े कछुए के हाथ में थमाता है और अपने दोनों हाथों से दरवाजा बंद करने लग जाता है। दरवाजा बंद करने में भी युग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, पर जैसे तैसे वो दरवाजा बंद कर देता है और वो लोग चैन की सांस लेने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्तों के दिल की धड़कन काफी हद तक अभी नॉर्मल हुई थी, तभी वो दरवाजा जो युग ने लगाया था अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, ये क्या? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? अभी तो तूने लगाया था। ये हो क्या रहा है आज यहाँ पर? कायर ने इतना कहा ही था कि अचानक से रूम नंबर 666 के अंदर से तेज हवा के झोंके आने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई तूफान हो जिसमें चक्रवाती हवाएं चल रही थी। देखते ही देखते हवाओं के झोंके इतने तेज हो जाते हैं कि कछुए के हाथ से वो ड्राफ्ट पेपर छूट जाते हैं और हवा में उड़ने लग जाते हैं। बिंदु कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, अरे ये क्या कछुए, पेपर क्यों उड़ा दिया तूने? कछुआ उन ड्राफ्ट के पेपर को पढ़ करने की कोशिश करते हुए कहता है, यार मैंने नहीं उड़ाए, वो खुद ही अपने आप हाथ से छूट गए, जैसे किसी ने खींचे हो। कछुआ उन पेपर्स को पकड़ नहीं पाता और वो पेपर्स ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हवा में ऊंचाई पर उड़ने लग जाते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन पेपर्स में स्टेपलर पिन लगी हुई थी, पर अचानक ही अपने आप वो पिन निकल गई थी और पांचों पेपर्स हवा में अलग अलग जगह उड़ने लग गए थे। युग और उसके दोस्त भी मिलकर उन पेपर्स को पकड़ने की कोशिश तो कर रहे थे, पर वो पेपर्स काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे, जिस कारण वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते वो पेपर्स एक एक करके रूम नंबर 666 के अंदर घुसने लग जाते हैं, जिसे देखकर युग और उसके दोस्तों की आंखें चकरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई बवंडर हो जिसने वो पांचों पेपर को अपने अंदर खींच लिया हो। जैसे ही पांचों पेपर्स रूम नंबर 666 के अंदर घुसते हैं, दरवाजा अपने आप फटाक से बंद हो जाता है। तेज हवाएं जो कोठी के अंदर चल रही थी वो चलनी बंद हो जाती हैं। कोठी के अंदर वापस से शांत वातावरण हो जाता है। युग और अभिमन्यु जल्दी से दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजा खोलने लग जाते हैं, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। कायर और कछुआ भी उनकी मदद करने लग जाते हैं, पर उन चारों की ही ताकत से वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। कायर दरवाजे को धक्का देते हुए कहता है, ये क्या, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अभी कुछ देर पहले तो आसानी से खुल गया था। अभिमन्यु पीछे हटते हुए कहता है, ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। बिंदु अपनी भवें ऊपर करते हुए पूछती है, पर क्यों? तू ऐसा क्यों बोल रहा है अभिमन्यु? अभिमन्यु बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि इसे यक्षिणी ने अपनी जादुई शक्ति से बंद किया है। युग तो ठीक कह रहा था, ये सब वो यक्षिणी ही कर रही है। वो नहीं चाहती है कि हम उसके बारे में, उसके अभिशाप के बारे में जाने। युग दरवाजे को फिर से धक्का देते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करें? वो पेपर्स तो अंदर ही चले गए हैं उड़कर। उसके बिना कैसे पता लगाएंगे कि पापा ने क्या लिखा था? हमारा वो पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। अभिमन्यु युग को मना करते हुए कहता है, नहीं युग, हम ऐसा नहीं कर सकते।
तुझे क्या लगता है हम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे और वो यक्षिणी हमें इतनी आसानी से दरवाजा तोड़ने देगी? भूल मत, अभी थोड़ी देर पहले उसने कोठी के अंदर तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। पता नहीं वो और क्या क्या कर सकती है। और चल मान ले हमने ये दरवाजा तोड़ भी दिया और हम अंदर भी घुस गए, पर यदि यक्षिणी ने वापस से तूफान लाकर उन पेपर्स को दूसरे कमरे में पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? युग चिढ़ते हुए कहता है, तो हम क्या करें? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, कुछ ना करें? ऐसे तो हम कभी यक्षिणी के अभिशाप का पता नहीं लगा पाएंगे। उसके सामने हार जाएंगे और फिर अमावस्या की रात फिर किसी की लाश नदी के किनारे पड़ी मिलेगी। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग तो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अभी अमावस्या आने में वक्त है, उससे पहले हम यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगा लेंगे। देख, मैंने तुझे बताया था ना कि शैतानी शक्तियां रात के वक्त ज्यादा ताकतवर होती हैं। यक्षिणी इसी चीज का फायदा उठा रही है। हो सकता है कि सुबह तक उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाए और दरवाजा हम सुबह आसानी से खोल लें। युग को काफी हद तक अभिमन्यु की बात ठीक लगती है, इसलिए वो पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, पर यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हम लोग इतने दिनों से इस कोठी में रह रहे हैं पर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, और आज घटी भी तो इतनी अजीब। अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो इसलिए कायर क्योंकि अभी तक हमें यक्षिणी के बारे में कुछ पता नहीं था, पर आज उसकी जिंदगी का पहला चैप्टर खुला था। हमें पता चला कि यक्षिणी जिस लोक से आई थी उसका नाम यक्षण लोक है। जब सिर्फ यही पता चला तो यक्षिणी को इतना गुस्सा आ गया। तब पता नहीं क्या होगा जब हमें उसके अभिशाप का पता चलेगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है कायर, आगे जैसे जैसे हम उसके अभिशाप के बारे में पहुंचते जाएंगे खतरे बढ़ते जाएंगे। खतरा इतना बढ़ सकता है कि इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अभिमन्यु की बात सुनकर कछुआ डरने लग जाता है, उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, पर यार ये भी तो हो सकता है जो पेज बिंदु लेकर आई हो वो युग के पापा ने लिखे ही ना हो, किसी और के हो, किसी और ने लिखे हो। अभिमन्यु कायर की बात का जवाब देता उससे पहले युग कहता है, ये पेज मेरे पापा ने ही टाइप किए हैं क्योंकि पापा ने मुझे एक बार बताया था कि उनका कहानियों को लिखने के पीछे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो लोगों का मनोरंजन करे, बल्कि मनोरंजन के साथ ही वो लोगों को नॉलेज भी देना चाहते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं जो वो भूल गए हैं। ये पेज ही पढ़कर समझ गया था कि इसे मेरे पापा ने ही लिखा है। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग ठीक कह रहा है, ये पेज युग के पापा ने ही लिखे हैं क्योंकि मैंने भी उनके 3-4 नॉवल पढ़े हैं। इन पेजों से उनके लिखने का पैटर्न और तरीका दोनों मैच करता है। एक और बात, यदि ये पेज युग के पापा ने नहीं लिखे होते तो यक्षिणी कभी हमें ये पेज पढ़ने से नहीं रोकती। अभी तक हम वो 5 पेज पढ़ चुके होते। अभिमन्यु कायर से बात कर ही रहा था कि बिंदु का फोन बजने लग जाता है। बिंदु अपना फोन उठाते हुए कहती है, हाँ माँ बोलबो। हाँ रास्ते में ही हूँ माँ, बस आ रही हूँ। माँ अब्दुल को बताकर गई थी ना कि आने में देर हो जाएगी, उसने आपको बताया नहीं क्या? अच्छा आप गुस्सा मत करो, आ रही हूँ मैं, बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर बिंदु फोन रख देती है और युग से कहती है, युग मुझे निकलना होगा, मुझे वैसे ही आए बहुत देर हो गई है, माँ मेरा इंतजार कर रही है। युग बिंदु को बाय कहने के बजाय उससे दूसरा ही सवाल पूछ लेता है, बिंदु क्या तुम्हारे घर में और भी ड्राफ्ट है मेरे पापा की किताब के? नहीं युग, सिर्फ यही मिला मुझे मेरे पापा के सामान में से, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये तुम्हारे पापा का है। वो कायर ने बताया था यक्षिणी की किताब के बारे में और उस पर यक्षिणी का नाम ही लिखा हुआ था, तो मैं तुम्हारे पास ले आई, तो जो तुम्हारे काम आ जाएगा, और देखो कितना काम आ गया। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पर युग के पापा ने जो यक्षिणी की किताब का ड्राफ्ट लिखा था वो तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के पास क्या कर रहा था? बिंदु जल्दी जल्दी बोलती है, पता नहीं, पर माँ ने बताया था कि मेरे पापा को पढ़ने का बहुत शौक था और युग के पापा भी उनसे मिलने आते जाते रहते थे। बस माँ ने इतना ही बताया था। अब मैं जाती हूँ, माँ दुकान पर मेरा इंतजार कर रही है, अगर देर हो गई तो मुझे बहुत डांटेगी। अभिमन्यु अभी भी बिंदु के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ था। वो यही सोच रहा था कि युग के पापा ने जो यक्षिणी की किताब का ड्राफ्ट लिखा था वो बिंदु के पापा के पास कैसे पहुंचा होगा, और मान ले यदि युग के पापा ने बिंदु के पापा का वो ड्राफ्ट पढ़ने के लिए भी दिया होगा तो फिर वापस क्यों नहीं किया था, अपने पास घर पर क्यों रख लिया था? बिंदु को देर हो रही थी इसलिए वो वहां से जाने लग जाती है। कायर बिंदु को रोकते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम अकेले कैसे जाओगी, बाहर तो अंधेरा हो गया है, तुम्हें पता है ना काले झाड़ी जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। बिंदु कायर को मना करते हुए कहती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ, जंगली लोगों से जंगली जानवर लाख गुना अच्छे होते हैं, कम से कम उनके मन में खोट तो नहीं होता। अभिमन्यु की बात सुनने के बाद कछुए के मन में डर बैठ गया था और कैसे भी करके वो ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो कहता है, बिंदु मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, इस कायर को रहने दे। कायर मुंह बनाते हुए कछुए से कहता है, हाँ जैसे ये तेरे साथ सेफ रहेगी, काला झाड़ी जंगल पार करके जाना है, याद है ना पिछली बार तेरे पीछे वो जंगली सुअर लग गया था तो 1 हफ्ते तक बेड से नहीं उठा था डर के मारे, अगर सही वक्त पर मैं नहीं आया होता तो वो तेरा काम तमाम कर चुका होता। कछुआ डरते हुए कहता है, तो फिर तू भी हमारे साथ चल। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, मुझे तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाना, समझे तुम दोनों, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। युग समझ गया था कि कायर से बिंदु नाराज है, इसलिए वो कायर का मन रखने के लिए बिंदु को समझाते हुए कहता है, नहीं बिंदु तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं तुम अभिमन्यु को भी अपने साथ ले जाओ, अब तो जा सकती हो ना तुम कायर और कछुए के साथ। अभिमन्यु कहता है, पर युग फिर तू इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला पड़ जाएगा। युग हंसते हुए कहता है, अरे अकेले पड़ जाएगा से क्या मतलब है, मुझे इस कछुए की तरह डर थोड़ी लगता है।
मेरे पापा भी तो इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले ही रहते थे। आखिर मेरे अंदर भी तो उन्हीं का खून है। और रही बात यक्षिणी की, तो वो मुझे कुछ नहीं करेगी जब तक अमावस्या नहीं आती। अगर उसे कुछ करना ही होता तो अब तक कर चुकी होती। बिंदु युग और अभिमन्यु के बीच में बोल पड़ती है। अरे जिसे चलना है चलो, पर जल्दी करो, देरी हो रही है मुझे। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ चलो। अभिमन्यु, कायर और कछुआ बिंदु को छोड़ने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी से निकल जाते हैं। युग ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला पड़ जाता है। रात के 12 बज गए थे और इस तरफ रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर रजनी अमोदिता के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। रजनी अमोदिता के कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहती है, मेरी तो समझ नहीं आता कि मैं इस नालायक लड़की का क्या करूं। बोला था इसे 12 बजे मेरे कमरे में आ जाना, पर 12:15 हो गए, अभी तक नहीं आई। आएगी कैसे? आराम से सो गई होगी। सोने के अलावा इसे और कुछ आता ही कहाँ है? जब देखो सोती रहती है, आलसी कहीं की। यही सब ताने देते हुए रजनी अमोदिता के कमरे के पास पहुंच जाती है। वहीं पर पहुंचकर वो देखती है कि अमोदिता के कमरे का दरवाजा टिका हुआ था। रजनी दरवाजे को धक्का देती है और वो दरवाजा खुल जाता है। जब रजनी अमोदिता के कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है कि अमोदिता का बेड खाली पड़ा हुआ था। अमोदिता वहां पर नहीं थी। रजनी कमरा खाली देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे ये नालायक लड़की कहाँ चली गई? कमरे के अंदर तो नहीं है। रजनी यही सोच रही थी कि तभी उसकी नजर बेड पर बिछे फूलों की प्रिंट वाली सफेद चादर पर पड़ती है और वो देखती है कि चादर के एकदम बीचों बीच खून का धब्बा था, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थीं। रजनी हैरानी के साथ कहती है, ये खून कैसा? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। रजनी हैरानी के साथ कहती है, ये खून कैसा? रजनी अपने कदम बेड के पास बढ़ाने लग जाती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चादर के ऊपर खून कहां से आ गया था और अमोदिता कहां चली गई थी। रजनी बेड के पास पहुंच जाती है और चादर के ऊपर खून की बूंद को नजदीक से देखने लग जाती है। रजनी खून की बूंद को देखते हुए खुद से कहती है, ये खून तो ताजा लग रहा है, पर है किसका और बेड के ऊपर कहां से आया? इतना कहकर रजनी खून की बूंद को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। रजनी खून की बूंदों को छूने ही वाली थी कि तभी फ्लश की आवाज सुनाई देती है और कमरे के अंदर ही बने वॉशरूम का गेट खुलता है। उसके अंदर से अमोदिता निकलती है और रजनी को रोकते हुए कहती है, अरे माँ, तुम ये क्या कर रही हो? रजनी खून की बूंदों को बिना छुए ही पीछे मुड़ जाती है और वो देखती है कि उसके पीछे अमोदिता खड़ी हुई थी। अमोदिता की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा रूखा हुआ था। उसने काला सूट पहना हुआ था। रजनी हड़बड़ाहट के साथ अमोदिता से पूछती है, अरे अमोदिता, तू ये वॉशरूम के अंदर क्या कर रही थी और तेरी चादर पर यह खून कैसा है? अमोदिता रजनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो बहुत घबरा रही थी। रजनी अमोदिता पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे बता ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये खून की बूंदें कैसी है तेरी चादर पर? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, मेरे वो वाले दिन चल रहे हैं। रजनी धीरे से कहती है, मतलब मासिक धर्म? हाँ माँ। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तो नालायक लड़की, तूने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? वो माँ, मैं भी भूल गई थी। क्या कहा? भूल गई थी? तूने सही में बहुत बड़ी भुलक्कड़ है। कम से कम ये दिन तो याद रख लिया कर। कितनी बार बोला तुझे इन तारीखों को कैलेंडर में लाइन खींच दिया कर, पर तू सुनती कहाँ है? तुझे तो अपने मन की करनी है। अच्छा हुआ कहीं बाहर नहीं गई, वरना मुसीबत खड़ी हो जाती। वो माँ, अगली बार से याद रखूंगी पक्का। चलिए युग जी पर वशीकरण विधि शुरू करते हैं। देखिए मैं तो तैयार भी हूँ। अमोदिता अपना सूट पकड़ते हुए कहती है, देखिए मैंने काला सूट ही पहना है, काले जादू करने के लिए, जैसा तुमने सिखाया था। मैं तो 9 बजे ही सूट पहनकर तैयार होकर बैठ गई थी, पर 12 बजने का इंतजार करते करते कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और सोते वक्त ही मुझे वो प्रॉब्लम हो गई। तुम समझ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसलिए वॉशरूम में चेंज करने चली गई थी। अरे मैं भी किन बातों में लगी हुई हूँ। चलिए युग जी पर काला जादू करना शुरू करते हैं। रजनी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, नहीं, हम युग पर आज काला जादू नहीं कर सकते। अमोदिता बिचकते हुए कहती है, पर क्यों माँ? सुबह ही तो तुमने बोला था कि आज रात युग जी पर काला जादू करेंगे, उन्हें मेरे वश में करने के लिए। मैं उनकी फोटो भी तो खींच कर लाई थी और फोटो स्टूडियो जाकर वो फोटो निकलवा कर भी ले आई हूँ। पूरे 50 रुपए ज्यादा देने पड़े थे अर्जेंट में फोटो निकलवाने के लिए। हाँ नालायक लड़की, मुझे याद है मैंने ही कहा था कि आज रात युग पर जादू टोना करेंगे। मैं तेरी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ जो अपने वो दिन भी भूल जाऊं, पर तूने मुझे सुबह ये कहा बताया था कि आज से तेरे मासिक धर्म शुरू होने वाले हैं। मासिक धर्म के दिन काला जादू नहीं कर सकते। पर क्यों माँ? क्योंकि इससे खतरा है। मैंने कहा था ना तुझे, ये जादू टोना बहुत खतरनाक चीज है। यदि इसमें सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है तो इससे फायदे से ज्यादा कई नुकसान होते हैं।
सौदाइन यदि मासिक धर्म में काला जादू करती है तो उसकी कोख सूनी रह जाती है। मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है? हाँ, अमोदिता डरते हुए कहती है। नहीं नहीं माँ, फिर मैं आज ये जादू टोना नहीं कर सकती। मैं युग जी के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अगर मैं उनके बच्चे की माँ नहीं बन पाई तो वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे और मैं नहीं चाहती कि युग जी दूसरी शादी करे। अरे नालायक लड़की, पहले युग से शादी तो हो जाने दे। बड़ी आई बच्चे पैदा करने वाली। तू बस ख्याली पुलाव पका, समझी? आज तो रहने दे, पर अब कल रात तैयार रहना, समझी? माँ, मैं कल कैसे तैयार हो सकती हूँ? तुम्हें भी तो पता है वो दिन 3 से 7 दिन तक रहते हैं। फिर कल मैं कैसे युग जी पर जादू टोना कर सकती हूँ? हाँ पता है मुझे, आखिर मैं भी तेरी ही उम्र से निकली हूँ, तो मुझे मत सिखा, समझी? देख, मेरी बात गौर से सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना। अमोदिता अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहती है। हाँ माँ बोलो। मैं अभी तुम्हारी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेती हूँ। मैंने तुझे बताया था ना, हम सौदाइन को हमारी ताकत नाखून से मिलती है और वही हमारी कमजोरी होती है। हाँ माँ, मुझे बताया था, याद है मुझे। ठीक उसी तरह जब मासिक धर्म चालू होता है तो उसकी पहली रात जो होती है, बस उसी दिन हम काला जादू नहीं कर सकते, पर उसकी अगली रात से कर सकते हैं। और तुझे पता है मासिक धर्म की दूसरी रात का जादू टोना और ज्यादा ताकतवर होता है। इतना ही नहीं, दूसरी रात के मासिक धर्म के रक्त रिसाव से वशीकरण भी किया जाता है। अमुदिता बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है। ये क्या बात कर रही हो माँ तुम? फिर तुमने ये विधि मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि इस विधि में बहुत खतरा है, तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, और तू अभी ये सब सीख रही है। जब अच्छे से सीख जाएगी तब बताऊंगी, पर तुझे ये विधि सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखना उससे पहले युग तेरे वश में हो जाएगा और उसके साथ तेरी शादी हो चुकी होगी। रजनी अमोदिता की बात सुनकर शर्माने लग जाती है। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है। शादी का नाम लिया नहीं कि लगी तो शर्माने। पता नहीं उस दिन क्या होगा जब तेरी युग से शादी होगी। चल अब मैं जाती हूँ सोने। तेरे पापा नहीं है तो मैं सो लेती हूँ, वरना वो मुझे सोने कहाँ देते हैं, जब देखो घोड़े पर सवार रहते हैं। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है। माँ, पापा से याद आया, तुमने बताया नहीं पापा कहाँ पर गए हैं। 2 दिन हो गए, उनकी कुछ खबर ही नहीं है। उनको फोन भी किया था पर मैंने लगा ही नहीं, कवरेज से बाहर बता रहा था। तेरे पापा कहाँ गए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वो जिस काम से गए हैं ना, अगर उसमें वो कामयाब हो गए तो उससे हमारा ही फायदा होगा। हमारा रास्ता आसान हो जाएगा युग को वश में करने के लिए। ऐसा क्या करने गए हैं माँ पापा? रजनी बात को छुपाते हुए कहती है। जब तेरे पापा आएंगे तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तेरे पापा क्या करने गए थे। इतना कहकर रजनी वहां से जाने लग जाती है। वो दरवाजे तक पहुंची थी कि पलट कर कहती है, और सुन, ये चादर बदल ले, दूसरी बिछा। मैं तो इसे कुछ और ही समझ बैठी थी। ऐसी चीजें किसी की नजरों में नहीं आनी चाहिए। अमुदिता हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है। हाँ माँ, अभी बदलती हूँ। रजनी के जाते ही अमुदिता चादर बदलने लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अभिमन्यु, कछुआ और कायर का इंतजार करते करते युग की सोफे पर ही नींद लग गई थी, पर वो तीनों बिंदु को छोड़कर अभी तक वापस नहीं आए थे। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। एक गहरा सन्नाटा कोठी के अंदर कायम था। युग गहरी नींद में सो ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। उठो युग, उठो, वक्त आ गया है मिलन का। उठो युग, उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उठो युग, उठो। युग के कानों में बार बार यही आवाजें गूंज रही थी। ये आवाजें युग के कानों में इतनी बार रिपीट होती है कि उसकी नींद टूट जाती है। युग अंगड़ाई लेते हुए सोफे से उठकर उसी पर बैठ जाता है। युग अपने हाथों से अपने दोनों आंखें मलने लग जाता है। वो अपनी आंखें मल ही रहा था कि तभी उसकी नजर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर लगी पेंडुलम घड़ी पर पड़ती है। वो देखता है कि 2 बज गए थे। युग खुद से कहता है, अरे 2 बज गए, ये तीनों अभी तक नहीं आए। अब तक तो इन्हें बिंदु को उसकी दुकान पर छोड़कर आ जाना चाहिए था। ये इतना लेट कैसे हो गए? पता नहीं कहाँ रह गए। फोन करके देखता हूँ। अभिमन्यु को लगाता हूँ, वही बताएगा कि कहाँ पर रह गए। ये कायर और कछुए को तो फोन करना बेकार है। इतना कहकर युग सोफे पर से अपना मोबाइल उठाता है और अभिमन्यु को फोन करने लग जाता है। अभी युग ने अपने मोबाइल में अभिमन्यु का नंबर डायल पैड पर निकाला ही था और वो कॉलिंग के बटन दबाने ही वाला था कि तभी उसे एक लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं। Good evening, the Indian High Commissioner's office. How may I help you? राजीव, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। ये गाने की आवाज सुनकर युग चकित हो जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। युग गाना सुनने में इतना खो जाता है कि कॉलिंग का बटन दबाना भूल जाता है। लड़की की फिर से गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। युग खुद से कहता है, अरे ये आवाज तो वही है जो मैंने उस दिन और उससे पहले भी सुनी थी, पर ये आवाज आ कहां से रही है? फिर लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से जागी तेरे इंतजार में, बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में।
मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। युग गौर से उस आवाज को सुनने लग जाता है। वो कोशिश कर रहा था ये पता लगाने की कि आखिर आवाज किस साइड से सुनाई दे रही थी, और वो इस काम में कामयाब हो जाता है। युग खुद से कहता है कि आवाज तो कोठी के पीछे से आ रही है, मतलब कोठी के पीछे कोई लड़की है जो ये गाना गा रही है, पर कौन होगी वो भी इतनी रात को। मुझे देखकर आना पड़ेगा कि आखिर कौन है वो जो बार बार ये यक्षिणी वाला गाना गाती रहती है। युग ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया ही था कि तभी अगले ही पल उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो आवाज का पीछा करने का फैसला बदल लेता है। वो सोचता है अगर बाहर यक्षिणी हुई तो नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए वरना मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। मैं यहीं पर ठीक हूँ। अभिमन्यु कायर और कछुए के आने का इंतजार करता हूँ, वो आएंगे तभी बाहर जाऊंगा। युग ये सोच ही रहा था कि फिर से लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उस आवाज में एक अपनापन था जो युग को मजबूर कर रहा था उस आवाज का पीछा करने के लिए। युग अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाता है जिस ओर से लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज का पीछा करते करते युग ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे का दरवाजा लगा हुआ था। युग धीरे से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। दरवाजा खुलने के साथ ही लड़की के गाने गाने की फिर आवाज सुनाई देती है, पर इस बार गाने के बोल अलग थे। आओ 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 ना, आओ ना, आओ आओ ना, प्यार के बोल गाओ ना, मुझको अपनी बाहों में भर कर अभिशाप से मुक्ति दिलाओ ना, आओ ना, आओ आओ ना, प्यार के बोल गाओ ना। जब युग अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो देखता है कि कुएं के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके दोनों पांव कुएं के अंदर थे और वो उसकी पायरी पर बैठी हुई थी। उस लड़की का मुंह दूसरी साइड था जिस कारण युग उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस लड़की के खुले हुए बाल थे जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने नेट की काली साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे बदन पर खिल रही थी। उसकी गोरी मुलायम कमर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी उसी लड़की के लिए बनी हुई थी। युग उस लड़की को देखकर दंग रह गया था। वो खुद से बड़बड़ाता है, ये लड़की कौन है और ये कुएं के ऊपर चढ़कर क्यों बैठी है, जैसे सुसाइड कर रही हो, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं। युग ने यक्षिणी का नाम लिया ही था कि फिर से लड़की के गाने गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। आओ 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 ना, आओ आओ ना, प्यार के बोल गाओ ना, आओ आओ ना। जैसे लड़की गाना शुरू करती है युग खुद अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे युग अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाते जा रहा था उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, पर उससे कहीं ज्यादा तेजी से युग की उस लड़की की सूरत देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पर आकर रुक जाता है। जैसे ही युग उस लड़की के पास पहुंचा था गाना गाने की आवाज आनी भी बंद हो गई थी, जैसे उस लड़की को पता चल गया हो कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो और वो रुक गई। युग बिना कुछ कहे हिचकते हुए उस लड़की को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। एक घूंट गले से नीचे उतार कर युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि उससे पहले ही बाल्टी के पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती है और युग रुक जाता है। वो उस लड़की को नहीं छूता है। उस लड़की के हाथ के एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुएं में से पानी खींच रही थी। कुछ ही देर में कुएं के अंदर से पानी से भरी बाल्टी बाहर आती है जिसकी रस्सी उस लड़की के हाथों में थी। वो बाल्टी को कुएं के अंदर से निकालती है और अपने बगल में कुएं की पायरी पर ही रख लेती है। वो अपने दोनों हाथों को बाल्टी के अंदर डालती है, अपने हाथों में पानी निकालती है और उसे पीने लग जाती है। जैसे ही उसके होंठ पानी से लगते हैं एक तेज हवा का झोंका आता है जिस कारण उस लड़की के खुले हुए बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं। जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यामिनी थी जो अक्सर उससे मिलती रहती है। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, यामिनी तुम? अचानक से युग की आवाज सुनकर यामिनी घबरा जाती है जिससे उसका हाथ उसकी बगल में रखी बाल्टी से लगता है और धड़ाम से वो बाल्टी कुएं के अंदर गिर जाती है। जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर गिरती है कुएं के अंदर से ढेर सारे जुगनू झुंड के साथ बाहर आने लग जाते हैं जिन्हें देखकर युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जुगनू छुपकर युग का ही आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पहले कुएं के पास जहाँ घना अंधेरा छाया हुआ था वो जगह अब जुगनुओं की रोशनी से जगमगाने लग जाती है। युग को यामिनी पूरी तरह से क्लियर दिखने लग जाती है। युग उन जुगनुओं को देखकर इतना शॉक्ड हो गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। यामिनी की खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, अरे युग बाबू, इन जुगनुओं को ऐसे मुंह फाड़ कर मत देखिए, ये मेरे ही दोस्त हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ आ जाते हैं, तो मैं यहाँ आई तो यहाँ पर भी आ गए मेरे पीछे पीछे।
बेचारे कितने अच्छे से कुएं के अंदर चुपचाप पानी पी रहे थे, पर आपने डिस्टर्ब कर दिया उन्हें। जुगनू से अपनी नजर हटाकर युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात? युग बाबू, अब रात में ही तो मेरा काम शुरू होता है ना। यामिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले युग उसे टोकते हुए कहता है, कैसा काम? यामिनी युग को घूरते हुए कहती है, मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारने का काम। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यामिनी युग को घूरते हुए कहती है, मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारने का काम। यामिनी की बात सुनकर युग की जान हलक में आ जाती है। वो हैरानी के साथ यामिनी को घूरने लग जाता है। यामिनी हंसते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं बाबू, मैं मजाक कर रही थी, आपने बहुत सीरियस हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, कितनी बार बताऊं मैं आपको कि मैं एक मछुआरन हूँ और मैं रात में ही मछलियां पकड़ती हूँ। ये बात बता बता कर थक गई हूँ मैं। यही काम करने तो निकली थी रात में, और आप हैं कि कुछ और ही समझ रहे हैं। युग बात को बदलते हुए कहता है, ये सब तो पता है मुझे, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और गाना क्यों गा रही थी? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं युग बाबू, और भला मैं गाना क्यों गाऊंगी? मुझे गाना वाना थोड़ी आता है, मेरे गले से तो फटे हुए ढोल की आवाज निकलती है, आप कहें तो गाकर सुनाओ। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, अगर यामिनी गाना नहीं गा रही थी तो कौन थी वो लड़की जो यक्षिणी वाला गाना गा रही थी? युग यही सोच रहा था कि यामिनी उसकी आंखों के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, अरे युग बाबू कहाँ खो गए, मैं सुनाऊं क्या आपको गाना गाकर? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी हिचकिचाते हुए कहती बारी थी कि युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, उसकी आंखों के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, अरे युग बाबू कहाँ खो गए, मैं सुनाऊं क्या आपको गाना गाकर? यामिनी गाना शुरू करने ही वाली थी कि युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी हिचकिचाते हुए कहती है, वो युग बाबू मैं ना यहाँ पर पानी पीने आई थी, आपने देखा नहीं था क्या, मैं बाल्टी से पानी पी रही थी, आप आए और मैं डर गई, वो बाल्टी पानी के अंदर गिर गई। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने, तुम यहाँ पर पानी पीने आई हो? झूठ मत बोलो यामिनी, सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर तुम्हें पानी ही पीना था और अपनी प्यासी बुझानी थी तो नदी के पानी से बुझा सकती थी, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? यामिनी बड़बड़ाते हुए कहती है, प्यासी तो बुझाने आई हो। क्या कहा तुमने? यामिनी हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यामिनी हंसते हुए कहती है, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। कैसी चोरी? यामिनी मासूमियत के साथ कहती है, वो युग बाबू सच कहूं तो मैं यहाँ पर पानी पीने नहीं आई थी, बल्कि आपसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने आई थी, पर क्यों? यामिनी युग से नाराज होते हुए कहती है, दोस्तों से मिलने के लिए भी कारण की जरूरत होती है क्या युग बाबू? मुझे आपकी याद आई और मैं आ गई आपसे मिलने। आप तो मुझसे मिलने आते नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। भूल गए, उसी रात तो आप और मैं दोस्त बने थे, आपने कहा भी था कि आप मेरे दोस्त हैं। बाबा ठीक कहते हैं, इन परदेसियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो सब भूल जाते हैं। यामिनी को नाराज होते हुए देखकर युग यामिनी पर शक करना बंद कर देता है और उसे मनाते हुए कहता है, अरे यामिनी तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। यामिनी नाटक करते हुए कहती है, नाराज नहीं हो तो क्या करूं युग बाबू, मैंने तो आपको दोस्त मान लिया, पर लगता है आपने अभी तक नहीं माना। नहीं यामिनी ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। यामिनी झट से पलटकर कहती है, जैसे उसकी युग को अपनी बातों में फंसाने की कोई चाल हो, नहीं आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। नहीं यामिनी, तुम मेरी दोस्त हो कसम से। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आप सही में मेरे दोस्त हैं? हाँ यामिनी, अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? तो फिर आइए यहाँ पर बैठिए मेरे साथ इस कुएं की पायरी पर। यामिनी अभी भी कुएं की पायरी पर बैठी हुई थी। युग कुएं की पायरी को देखते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं गिर गया तो, और तुम्हें भी वहां पर नहीं बैठना चाहिए, उठ जाओ वहां से, नीचे उतरो। युग बाबू, अभी आपने मुझे अपना दोस्त बोला था ना, और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते?
के साथ ही तो पागलपंती की जाती है और मैं भी बहुत बड़ी पागल हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ। युग यामिनी को एकटक नजर से देखता रहता है। यामिनी युग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, डरिए मत, मैं आपको मरने नहीं दूंगी जब तक मैं न चाहूं। युग यामिनी की बात पर ध्यान नहीं देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यामिनी के हाथ के सहारे कुएं की पायरी पर अपने दोनों पैर कुएं के अंदर करके बैठ जाता है। युग कुएं की गहराई देखते हुए कहता है, यामिनी तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पर बैठकर? इसकी गहराई देखिए कितनी ज्यादा है, अगर गलती से भी नीचे गिर गई तो मरना तय है। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग बाबू आपको धक्का देकर देखूं क्या, मौत होती है या नहीं पता चल जाएगा। इतना कहकर यामिनी हंसने लग जाती है। यामिनी की हंसी देखकर युग समझ जाता है कि यामिनी उसके साथ मजाक कर रही थी। युग भी हंसते हुए कहता है, यामिनी तुम ना जब देखो मरने मारने की बातें करती रहती हो और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है तुम्हारा शिकार मैं ही हूँ और तुम मुझे मार कर ही रहोगी। मैं इतनी जल्दी आपको मरने नहीं दूंगी युग बाबू, जब तक मैं आपको चख नहीं लेती। क्या बोला तुमने? यामिनी बात पलटते हुए कहती है, कुछ नहीं युग बाबू, मैंने कहा कुएं के अंदर देखिए, ये चांद कितना अच्छा लग रहा है ना पानी के अंदर। मेरा तो मन कर रहा है इस चांद को कुएं के अंदर ही कैद करके रख लूं। युग फिर हंसते हुए कहता है, यामिनी तुम ना बड़ी अजीब बातें करती हो। अब भला तुम चांद को कैसे कैद कर सकती हो? उसे कैद करने के लिए जादुई शक्ति की जरूरत है, वो है क्या तुम्हारे पास? यामिनी बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ है ना युग जी, उस शक्ति से मैं चांद को क्या इस पूरे ब्रह्मांड को कैद कर सकती हूँ। युग यामिनी की बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे पता था यामिनी मजाक करती रहती है। अचानक युग के मन में उस रात का ख्याल आता है जब वर्चस्विनी और चार्ली उसे बंगलामुड़ा घाट के पास मिले थे और यामिनी अचानक गायब हो गई थी। युग यामिनी से पूछता है, यामिनी उस रात तुम अचानक कहाँ चली गई थी जब मैं वर्चस्विनी जी और चार्ली जी से बात कर रहा था? यामिनी धीरे से कहती है, युग बाबू मैं कहीं गई नहीं थी बल्कि झाड़ू के पास ही छुप गई थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, तुम छुप गई थी पर क्यों? छुपती नहीं तो क्या करती युग बाबू? आपने खुद देखा नहीं था क्या वो दोनों आप पर कितना शक कर रहे थे? वो तो आपको ही मोहित के खून का कातिल साबित करने में लगे हुए थे, एक के बाद एक सवाल पूछते जा रहे थे। अगर मैं भी उन्हें दिख जाती तो वो मुझे भी मुजरिम साबित करने में लग जाते, आपके साथ मिला हुआ समझ लेते और यदि मैं उनकी बातें नहीं मानती तो झूठा केस बनाकर आपको और मुझे जेल के अंदर बंद कर देते। झूठा केस बनाकर जेल के अंदर बंद कर देते? कैसा झूठा केस? यामिनी थोड़ा शर्माते हुए जवाब देती है, युग बाबू आप और मैं उन दोनों को वहाँ बंगलामुड़ा घाट पर अकेले मिले थे और जब भी एक लड़का लड़की सुनसान जगह में अकेले मिलते हैं वो भी रात के वक्त, तो वो क्या करते हैं? युग को अभी भी यामिनी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बेफिक्र होकर पूछता है, क्या करते हैं? यामिनी धीरे से कहती है, संभोग युग बाबू, और क्या? वर्चस्विनी और चार्ली हम पर झूठा केस बना देते कि ये दोनों सार्वजनिक जगह पर बिना शादी के संभोग कर रहे थे, तो फिर जाते ना आप और मैं झूठे केस में जेल के अंदर, वो भी संभोग करने के चक्कर में, जबकि संभोग आपने और मैंने किया ही ना हो। संभोग शब्द सुनकर युग आसमान में यहाँ वहाँ देखने लग जाता है ताकि यामिनी टॉपिक चेंज कर ले। युग की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। एक लड़की होकर यामिनी संभोग शब्द का ऐसे यूज कर रही थी जैसे वो मामूली वर्ड हो। यामिनी युग की तरफ देखते हुए पूछती है, वैसे युग बाबू एक बात पूछूं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना वरना मुझे पता चल जाएगा। हाँ पूछो यामिनी, क्या पूछना है? मैं सच ही बोलूंगा, भला तुमसे झूठ बोलकर क्या करूंगा मैं? यामिनी धीरे से पूछती है, आपने आपकी वो जो शहर वाली गर्लफ्रेंड थी शालिनी, उसके साथ संभोग किया था या नहीं? ये सवाल सुनकर युग शॉक्ड हो जाता है। वो संभोग करने पर ध्यान न देकर इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि यामिनी को शालिनी का नाम कैसे पता। उसने तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम यामिनी को बताया ही नहीं था। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसका नाम शालिनी है? ये बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं थी। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए कहती है ताकि वो उसकी बात मान जाए। युग बाबू आपने ही तो बताया था उस रात आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम, वरना मुझे कैसे पता होता? आपको शायद याद नहीं होगा, अक्सर लड़के रात की बातें भूल जाते हैं, कहते हैं रात गई बात गई। आप ये सब मुद्दे को बदलने के लिए कर रहे हैं ना, ताकि आप जवाब न दे कि आपने शालिनी के साथ संभोग किया था या नहीं। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, क्या यामिनी ठीक कह रही है? मैंने ही उसे शालिनी का नाम बताया था क्या? अगर बताया था तो फिर मुझे याद क्यों नहीं? यामिनी युग को फिर टोकते हुए कहती है, अरे बताइए ना युग जी, आपने शालिनी के साथ वो सब किया था या नहीं? युग कुछ जवाब नहीं देता। उसका खिला हुआ चेहरा अचानक मुरझा गया था, वो उदास लग रहा था। यामिनी युग के चेहरे की ये उदासी पढ़ लेती है और कहती है, आपने शालिनी के साथ नहीं किया था ना? मुझे पता था आप एक शर्मीले लड़के हो, आपने उसके साथ नहीं किया होगा। युग अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? मैंने बस अंदाजा लगाया। वैसे भी अगर शालिनी ने आपके साथ वो किया होता तो वो आपको नहीं छोड़ती, क्योंकि लड़कियों के लिए उसकी आबरू ही सब कुछ होती है। खैर छोड़िए, आपने शालिनी के साथ नहीं किया तो क्या हुआ, आप मेरे साथ कर लेना, मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जो शालिनी आपको नहीं दे पाई। युग यामिनी की सारी बातें अच्छे से नहीं सुन पाता है और हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या क्या कहा तुमने? यामिनी बात पलटते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आपका शालिनी के साथ रिश्ता क्यों टूट गया था।
क्या हो गया था आखिर जो आप दोनों को अलग होना पड़ा? युग कुएं के पानी के अंदर दिख रहे चांद को देखते हुए कहता है, कभी कभी हम अलग नहीं होना चाहते यामिनी, बस हालात करवा देते हैं और वही ठीक होता है। युग बाबू आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हालात से कुछ नहीं होता, वो तो इंसान पर निर्भर करता है कि वो उन हालातों से कैसे निपटता है। युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी युग से पूछती है, युग बाबू कहीं शालिनी आपको परेशान तो नहीं करती थी, अलग अलग फरमाइशें करके, ये ला कर दो वो दिलाओ, और उसी से तंग आकर शालिनी से छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ गए? नहीं यामिनी, भला मैं शालिनी से कैसे छुटकारा पाता? वो तो पहले ही सेटल हो चुकी थी, उसके पास सब कुछ था, उसे कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं थी, बस मैं ही जिंदगी से हार गया था, कंगाल हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी ऑर्गेनिक खेती करने का स्टार्टअप का ख्याल मन में आया, और यहाँ बंगला मुड़ा में जमीन भी थी, तो बस सब कुछ छोड़कर आ गया, पर यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। क्या क्या तो सपने देखे थे स्टार्टअप खोलकर पैसे कमाने के, पर सारे सपने टूट गए, और ये सब उस कमीनी यक्षिणी के कारण हुआ है। उस कमीनी यक्षिणी ने सब बर्बाद कर दिया। यामिनी युग के मुंह पर उंगली रखते हुए कहती है, ऐसे नहीं बोलते युग बाबू उसके बारे में, उसे गालियां मत दीजिए, वो यक्षिणी बहुत अच्छी है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? वो यक्षिणी अच्छी है? तुम्हें वो यक्षिणी किस एंगल से अच्छी लगती है? अभी तो तुमने ही कहा था ना कि लड़की के लिए उसकी आबरू ही सब कुछ होती है, तो फिर क्यों वो अलग अलग मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है? तुम ही बताओ, अलग अलग मर्दों के साथ रातें बिताना एक औरत को शोभा देता है क्या? तुम उसे अच्छा बोलती हो, उसे अच्छी औरत नहीं बोलते हैं, ऐसी औरतों को वैश्या बोलते हैं। युग की बातें सुनकर यामिनी को गुस्सा आ गया था, उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थी। यामिनी युग को घूरते हुए कहती है, क्या कहा युग बाबू आपने? वैश्या? हाँ वैश्या, और क्या, ऐसी औरतों को यही तो बोलते हैं। यामिनी गुस्से से कहती है, बस युग बाबू चुप हो जाइए, अब मैं एक लफ्ज भी यक्षिणी के खिलाफ नहीं सुन सकती। आखिर आप जानते क्या है उसके बारे में? युग कुछ नहीं कहता। अचानक यामिनी के लहजे में एक दर्द आ गया था, और वो नरमी के साथ बोलती है, कभी कभी इंसान को वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। उसके कर्म उससे सब कुछ करवा लेते हैं, ना चाहते हुए भी उसे जिंदा रहने के लिए वो काम करना पड़ता है। यामिनी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यक्षिणी का इतना साइड क्यों ले रही हो? मैं किसी का साइड नहीं ले रही युग बाबू, वही बोल रही हूँ जो सच है। यक्षिणी ये सब जो कर रही है ना, अपने अभिशाप के कारण कर रही है। फिर वही अभिशाप बीच में आ गया। आखिर क्या है वो अभिशाप जिसके कारण यक्षिणी ये सब कर रही है? कोई बताएगा मुझे इस अभिशाप के बारे में? बातें तो हर कोई करता है, पर पता किसी को नहीं है। क्या तुम्हें पता है वो अभिशाप क्या है? अगर नहीं पता है तो चुप रहो और उस यक्षिणी का साइड लेना बंद करो, समझी तुम? यामिनी झट से जवाब देती है, हाँ मुझे पता है यक्षिणी का अभिशाप क्या है। जोश जोश में यामिनी को पता ही नहीं था उसके मुंह से क्या बात निकल गई थी। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? तुम्हें पता है उसका अभिशाप? तो बताओ यामिनी। यामिनी मनी मन सोचने लग जाती है, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी सदियों से है कर रही है, कोई बता